हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज बेटा हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समझेंगे। सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज वो है प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्सेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग केस 1 समझेंगे। केस 1 में बेटा सपोज कीजिए आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है और सिर्फ हम लायबिलिटी साइड की बात कर रहे हैं। सिर्फ लायबिलिटी साइड हम लोग देख रहे हैं। दिस इज नोट नंबर और इसमें ईयर है 31 मार्च 2023 एंड 2022, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। लायबिलिटीज में भी सिर्फ हम करंट लायबिलिटीज को कंसिडर कर रहे हैं। और करंट लायबिलिटीज में जो आइटम आ रहा है वो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। एक आइटम सिर्फ हमने करंट लायबिलिटीज का कंसिडर किया है। करंट ईयर का फिगर दिया हुआ है, सपोज कीजिए 50,000 और प्रीवियस ईयर का फिगर था, लेट्स टेक एज 30,000, बस, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं। अब इस केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट। करंट ईयर का जो अमाउंट है यानी कि 31 मार्च 2023 का जो अमाउंट है उसको हम कंसिडर करते हैं पीबीटी निकालते समय। जो करंट ईयर का प्रॉफिट आया उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर ऐड बैक हो जाता है। तो करंट ईयर का फिगर ऐड करेंगे टू प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, और ये क्या निकालते समय? फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि हमारे केस में ₹50,000। बस ये सिंपल ट्रीटमेंट। इस साल का जो अमाउंट है लेटेस्ट ईयर, उसका जो प्रोविजन फॉर टैक्स है पीबीटी निकालते समय करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए और कुछ नहीं करना है, सिंपल। पिछले साल का जो प्रोविजन है यानी कि प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 का ये अमाउंट 30,000, वर्किंग कैपिटल चेंजेस सब कुछ कंसिडर करने के बाद जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है उससे पहले टैक्स पेड करके उसको लेस कर देंगे। तो ये कहाँ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डिडक्ट कर देते हैं टैक्स पेड आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, बस यही याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जब दो आइटम यहाँ पे दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो दिस इज दी ट्रीटमेंट। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नाउ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर।
₹35,000। बैलेंस शीट तो जस्ट का तस कॉपी कीजिएगा और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹35,000। ठीक है, अब क्या करें मैम, इसको हम इरेज कर रहे हैं बेटा। जब भी बैलेंस शीट के अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया रहता है रिलेटिंग टू टैक्स, इन दैट सिचुएशन हमको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेना होगा और मिसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। लेट्स प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। This is the debit side and this is the credit side. प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटीज होता है तो ओपनिंग बैलेंस ऑब्वियस है, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस 30,000 दिया हुआ बेटा, यहाँ पे दे दिया है क्लियरली कि इस साल हमने टैक्स 35,000 पेमेंट किया, तो जो टैक्स पेमेंट करते हैं वो डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, मतलब टैक्स पेड 35,000 और क्लोजिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस CD 50,000। अब देखिए डेबिट साइड हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है 85,000, isn't it? और क्रेडिट साइड सिर्फ 30,000 है। टोटल तो दोनों साइड का इक्वल होगा, तो 85,000 माइनस 30,000 बैलेंसिंग फिगर हमारा आ रहा है 55,000। और ये अमाउंट कहाँ से आया मैम, ये करंट ईयर का प्रोविजन है बेटा, तो इसको हम लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर प्रोविजन। समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं और कैसे आया, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आपका पिछले साल का टैक्स का प्रोविजन कितना था, यानी कि आपको कितना टैक्स पेमेंट करना था 30,000। इस साल आपने पेमेंट कितना किया 35,000 बैलेंस। इसका मतलब इस साल हमने 55,000 का प्रोविजन क्रिएट किया, ताकि जो हमने जो पेमेंट किया है 30,000 पिछले साल वाला पेमेंट किया प्रोविजन, और 5 साल इस साल का पेमेंट किया प्रोविजन का अमाउंट। पेमेंट करने के बाद भी फाइनली हमारे पास करंट ईयर का प्रोविजन 50,000 बच गया। क्लियर है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करें मैम, बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट। ये जो करंट ईयर का प्रोविजन हमने कैलकुलेट किया, इसको PBT निकालते समय ऐड कर देंगे प्रॉफिट फॉर करंट ईयर में, क्योंकि इस साल का प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ है 55,000, तो PBT निकालने के समय हम प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर में ऐड कर देंगे। ठीक है। और जो हमने टैक्स पेमेंट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, फाइनली लेस कर देंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस टू गेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बस टैक्स पेमेंट किया वही ना घटेगा। अगर कुछ रिफंड आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो नेट करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फाइनली लास्ट में लेस कर देंगे। तो दिस इज द सेकेंड केस। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ केस नंबर 3 एंड लास्ट केस। बैलेंस शीट में वही फिगर है, हमने बैलेंस शीट को चेंज नहीं किया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रहा है बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर
करंट ईयर is ₹40,000। यहाँ पे करंट ईयर में कितना प्रोविजन हुआ है ये दे दिया गया है एज एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो हमने कहा अभी जस्ट कि जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है अलॉन्ग विथ फिगर्स गिवन इन द बैलेंस शीट, उस केस में आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा रिलेटिंग टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। लेट्स प्रिपेयर द टैक्सेशन का अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस 30,000 तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी। करंट ईयर का प्रोविजन दे दिया है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। क्लोजिंग बैलेंस 50,000 टू बैलेंस ईडी 50,000। अब इस केस में हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है इन कंपैरिजन टू डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 70,000। डेबिट साइड का टोटल भी यही होना चाहिए, लेकिन डेबिट साइड में सिर्फ 50,000 है, तो बैलेंस करके हम लाएंगे 20,000 एंड दिस अमाउंट इज टू बैंक अकाउंट, यानी कि हमने टैक्स पेमेंट किया है 20,000। ठीक है, तो एक मिसिंग फिगर कैलकुलेट होगा। अगर करंट ईयर का प्रोविजन दिया हुआ है तो हमारा टैक्स पेड कैलकुलेट करके आएगा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है बेटा। और अगर टैक्स पेड एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है तो बैलेंसिंग फिगर हमारा जो कैलकुलेट करके आएगा वो करंट ईयर का प्रोविजन होगा। याद रहेगा। अब ऐसे भी देखिए 30,000 का आपका प्रोविजन था ओपनिंग, जिसमें से आपने 20,000 पेमेंट कर दिया, तो पिछले साल वाला भी 10,000 बच गया पेमेंट करने के लिए, और इस साल हमने 40,000 का प्रोविजन क्रिएट किया है। तो टोटल कितना साल के अंत में मेरा प्रोविजन बच गया 50,000। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब करना क्या है, बिल्कुल सेम जैसे हमने पिछले केस में समझा था। ये पीबीटी निकालते समय ऐड कर देंगे टू प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, 40,000 जुड़ जाएगा पीबीटी निकालते समय, और इसका ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंसिडर हो जाएगा। नीचे में एट द एंड डिडक्ट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद हम टैक्स पेड को लेस कर देते हैं। आज का टॉपिक समझ में आ गया ना, टैक्स से रिलेटेड। ये एडजस्टमेंट कैश फ्लो का बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो फटाफट केस 3 को भी नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब वो डिविडेंड जो भी प्रपोज किया गया है, यानी कि डिसाइड किया गया है कि शेयर होल्डर्स को कितना % डिविडेंड दिया जाएगा। ये प्रपोजल फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको डिसाइड करते हैं और फिर शेयर होल्डर्स की एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है और उस जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ली जाती है। तो ये हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी का पार्ट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। और कंटिंजेंट लायबिलिटी का कोई भी आइटम बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता है, तो नॉट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में शो किया जाता है
shown as footnote below the balance sheet, और इसको दिखाना जरूरी है, ठीक है। बैलेंस शीट में कहीं भी इसको शो नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रपोज डिविडेंड है अगर 2 साल का दिया है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। मान लीजिए 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 का प्रपोज डिविडेंड है। प्रीवियस ईयर का से फॉर इंस्टेंस 20,000 है और करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड 25,000 है। तो सिंपल सा फंडा, करंट ईयर वाला बिल्कुल भूल जाइए, कुछ नहीं करना है, इसको इग्नोर कर देना है। बताएंगे क्यों। प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड रहता है बेटा, उसको हम 2 जगह ले जाएंगे। इसका ट्रीटमेंट 2 जगह होता है। पहला, पीबीटी निकालते वक्त इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐड कर देंगे प्रॉफिट फॉर करंट ईयर में, ठीक है। ये पहला ट्रीटमेंट। दूसरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये कैश आउटफ्लो होता है। यानी कि माइनस। साल के अंत में फाइनल अकाउंट्स कंपनी प्रिपेयर कर लेती है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि शेयर होल्डर्स को कितना % डिविडेंड दिया जाए। ये प्रपोजल रखा जाता है बिफोर दी एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें अप्रूवल मिल जाती है तो फिर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है। यानी कि इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड है वो कब अप्रूव होगा, नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर इसका पेमेंट होगा। इसीलिए हमने कहा करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड का कोई काम नहीं होता है। प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसको इस साल के एजीएम में यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूवल के लिए रखा गया, अप्रूव हो जाता है तो इसका पेमेंट करेंट ईयर में किया जाता है। तो ये इसलिए पीबीटी निकालते वक्त करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाता है, और क्योंकि इट इज रिलेटेड टू शेयर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, इसलिए उसको आउटफ्लो के रूप में शो कर देते हैं इन दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर। अब चलते हैं एक टॉपिक और, इसको नोट कर लिया होगा आपने। आज को जो थर्ड टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब डिबेंचर इशू की है कंपनी तो उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या हम कहीं पैसा इन्वेस्ट किए किसी कंपनी में, कहीं बैंक में, एफडी में, उस पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोनों ही केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करना होगा ना। एक में आउटफ्लो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आउटफ्लो, या एक में कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और दूसरे में कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगी दैट इज इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अगर इन दोनों आइटम में दोनों साल के फिगर्स में कोई चेंज नहीं है तो जो अमाउंट दिया गया है बेटा उसी भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है। सपोज कीजिए 2 साल का अमाउंट दिया है डिबेंचर्स का, यानी कि 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022। This is 10% debentures। 5 लाख और 5 लाख।
एग्जाम्पल दे के समझा दे रहे ताकि आपको क्लियर हो जाए। कोई चेंज नहीं है बेटा, नहीं है ना, तो क्या करेंगे, 5 लाख का 10% इंटरेस्ट आ जाएगा 10% ऑफ ₹5 लाख इज इक्वल टू ₹50,000। और इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे मैम, इसका ट्रीटमेंट तो बेटा बहुत सिंपल है, एक ऑपरेटिंग में जाता है, ऐड बैक करते हैं पीबीटी निकालने के बाद एडजस्टमेंट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सबसे पहला आइटम नेट प्रॉफिट फॉर द टैक्स होता है, उसके नीचे हम एडजस्टमेंट्स करते हैं फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऐड बैक हो जाएगा। और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वहां क्या है, आउटफ्लो, यानी कि माइनस कर देंगे, ये ट्रीटमेंट है। तो ये तो वो सिचुएशन हो गया जहां कोई चेंज नहीं है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम है, लेकिन अगर चेंज हुआ तो चेंज का डेट इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इस केस में चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे डिबेंचर्स हो, 4 सिचुएशन आ सकता है चेंज का। Change is made at the beginning of the financial year. यानी कि 1 अप्रैल को ही चेंज हो गया, इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि ये जो हमारा 5 लाख है अगर रिडीम कर देते हैं 1 अप्रैल को 2 लाख रुपया, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख जाएगा, 3 लाख। और अगर फर्दर इशू किया गया है 1 लाख का डिबेंचर्स और इशू किया गया है तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख दिखेगा। इस केस में चेंज अगर 1 अप्रैल को हुआ है तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड on the closing balance. अगर 1 अप्रैल को चेंज हो रहा है तो किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग बैलेंस पे। क्वेश्चन में दे दिया कि डिबेंचर्स वे रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल फॉर ₹2 लाख। अगर 2 लाख का डिबेंचर्स 1 अप्रैल को रिडीम कर दे बेटा तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 3 लाख। तो 5 लाख तो पूरे साल हम यूज नहीं किया ना, हमारे पास कितना बैलेंस बच गया, 1 तारीख को ही घट गया, तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है उसी पे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट होगा। और अगर बढ़ गया है मतलब फर्दर डिबेंचर्स वेर इशूड ऑन 1 अप्रैल फॉर ₹2 लाख, तो 5 लाख से बढ़ के 7 लाख हो गया, 1 तारीख को ही इंक्रीज हुआ तो इंटरेस्ट 7 लाख पे ही कैलकुलेट होगा। कहने का मतलब है कि जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये नियम अप्लाई होता है फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, याद रहेगा। दूसरा चेंज is made at the end of the financial year। साल के अंत में चेंज हुआ तो इंटरेस्ट will be calculated on the opening balance
साल के अंत में तो ओपनिंग बैलेंस पे, और साल के शुरू में तो क्लोजिंग बैलेंस पे। मान लीजिए 31 मार्च को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं डिबेंचर्स में। क्वेश्चन में बोल दिया कि डिबेंचर्स वेयर इशूड ऑन 31 मार्च 2023। तो 2000 का जो इंक्रीज हुआ है वो 31 मार्च को हुआ है ना, तो 2 लाख का जो अभी डिबेंचर 31 मार्च को इंक्रीज हुआ है, इशू हुआ है, उस पर तो इंटरेस्ट कंपनी नहीं देगी, किस पे इंटरेस्ट देगी? 5 लाख पे करंट ईयर में। अगले साल 7 लाख पे देगी, है ना। तो इसीलिए साल के अंत में अगर चेंज हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, दोनों पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो चाहे इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हो। तीसरा, मिड ऑफ द ईयर is made in the middle of the year, फाइनेंशियल ईयर। बहुत सिंपल, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ चेंज, उस बैलेंस पे फर्स्ट पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर रिमेनिंग पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ 2 बार आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ओपनिंग बैलेंस पे 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ चेंज, 1 अप्रैल से, मान लीजिए 1 जुलाई को डिबेंचर्स में चेंज हुआ है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल से 30 जून तक का कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर क्लोजिंग बैलेंस पे फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मेरे एग्जाम्पल के अनुसार 1 जुलाई को चेंज हुआ है तो 3 महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस पे और 9 महीने के लिए क्लोजिंग बैलेंस पे। सिंपल, ठीक है। 3 केस तो ये हो गया, 3 सिचुएशन। लास्ट, जहां डेट ऑफ चेंज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, डेट ऑफ चेंज is not given in the question। मैम क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम क्या करें, कैसे करें, आप पूछ सकते हैं इस तरह का सवाल। तो उस केस में बेटा आपको अज्यूम करना होगा कि कंपनी के डिबेंचर्स में या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में चेंज किस डेट को हुआ है। आप ओपनिंग भी कंसिडर कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि चेंज ओपनिंग डेट को हुआ, आप क्लोजिंग डेट भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको नोट करके लिखना होगा आंसर शीट में कि आपने डेट ऑफ चेंज कौन सा अज्यूम किया, ओपनिंग की क्लोजिंग। क्योंकि वी नो ओपनिंग अगर कंसिडर करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, क्लोजिंग कंसिडर करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, लेकिन दोनों सही है। तो अज्यूम the date of change, either opening, beginning, या एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, गलती नहीं होगी, लेकिन आपको लिखना होगा। अंडरस्टूड? तो ये तो हो गया आपका डिबेंचर्स, जिसको हमने अभी आपको समझाया। अब डिबेंचर्स हो या कोई भी नॉन करंट लायबिलिटीज हो, उस पे सेम रूल एप्लीकेबल है। ठीक इसी तरह से अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, उस पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। अब
हम लोग कुछ डाटा लेके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को भी समझ लेते हैं, लेकिन रूल यही अप्लाई होगा जो हमने आपको डिवेंचर से रिलेटेड समझाया है। ये आपका बैलेंस शीट का ही एक्सट्रैक्ट है एसेट्स साइड का। दिस इज नोट नंबर। सपोज कीजिए फिगर हम ले रहे हैं फॉर 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2020। 2 साल का। दिस इज प्रीवियस ईयर एंड दिस इज करंट ईयर। एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, परसेंटेज ले रहे हैं 8%। 8% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट ईयर का इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है, लेट्स से टेक इट एज 4 लाख एंड प्रीवियस ईयर का इट वाज 2 लाख। इंटरेस्ट कितना परसेंट है बेटा? 8%। तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा अब किस अमाउंट पे? अगर 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है तो हम क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर 31 मार्च 2021 को एडिशन हुआ है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे तो इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होगा इस पे। लेट्स टेक कि एडिशन टू इन्वेस्टमेंट्स were made on 31st March 2021। ये assumption है हमारा। तो इंटरेस्ट किस पे निकलेगा बेटा? 2 लाख पे ना। 2 लाख तो साल के अंत में इंक्रीज हुआ तो उस पे तो इंटरेस्ट देंगे नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 2 लाख का 8% यानी कि ₹16,000। अगर प्रिज्यूम कर रहे हैं कि 1 अप्रैल को चेंज हो गया है तो 8% 4 लाख का निकलेगा। मिड में निकला है तो इस रूल को फॉलो करते हुए, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आपको अज्यूम करना होगा। ये सारा रूल सेम अप्लाई होगा। अब 16,000 इंटरेस्ट तो आ गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी रिसीव करेगी। इट इज एन इनकम फॉर द कंपनी। अब इसका ट्रीटमेंट 2 जगह फिर से होगा, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे? ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो एडजस्टमेंट्स करते हैं उसमें से इसको लेस कर देंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिडक्ट एडजस्टमेंट्स आफ्टर पीबीटी, वहां से घटा दिए। और फाइनेंसिंग के लिए इनफ्लो है तो दूसरा जाएगा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और कंपनी इसको रिसीव की होगी, इट इज एन इनफ्लो, वहां पे ऐड हो जाएगा। क्लियर ना? आज हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाया है। इसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अच्छे से ध्यान से समझिएगा। एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा। आज हम लोग कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।